अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, सपोर्ट ज़रूर करते रहिए मेरे चैनल को। और आज की वीडियो में हम ज़रा 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत हुई, और ये आपको पता है कि गुज़िश्ता साल 13 जुलाई का फ़ैसला था जिस पे ताहाल अमल दरामद तो बहुत दूर की बात, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना था, लेकिन नज़रसानी की जो अपील्स थी और जो दरख्वास्तें थी उस पर समाअत ऑलरेडी हो रही है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, क्योंकि पहले ऑर्डर का एक इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, उसके बाद फिर रिव्यू में जाया जाता है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूनी जज, उन्होंने ये बात रेज़ की थी, जस्टिस आयशा मलिक ने ये बात रेज़ की थी। लेकिन बहरहाल बेंच का जब वो हिस्सा ही ना हो, मखसूस नशिस्तें, मखसूस बेंच और मखसूस प्लानिंग के तहत ये मामला किस तरफ जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इमरान खान साहब का आज फिर एक बहुत ही धुआंधार खूंखार किस्म का उनका पैगाम जेल से बाहर आया है, और अब एक मुल्कगीर तहरीक की बात की जा रही है। वो उन क़यादत में से ऐसे अनासर की भी जिक्र कर रहे हैं कि जो कि विकेट के दोनों तरफ खेलती हैं। वो कौन से ऐसे अनासर हैं, वो कौन लोग हैं, उस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में हम बात करेंगे आज का हामिद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका आज का जो जंग में कॉलम है वो ज़रूर आप सब ने पढ़ना है, क्योंकि डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की किताब शनाख्त रेट 2 का उन्होंने जिक्र किया है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो एग्जर्ब्ट्स हैं और जो इक़्तिबास है उसके हवाले से हम ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। क्यों नहीं ये मखसूस नशिस्तें, जब आपको पता है कि गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर, लास्ट रिजॉर्ट समझा जाता है किसी भी मुल्क में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से, और सब उसका इस हद तक एहतराम उनके ऊपर ज़रूरी होता है, उनकी फ़ैसले की अमल दरामद यकीनी बनाना किस हद तक ज़रूरी होता है इंतज़ामिया पे, एग्जीक्यूटिव पे। लेकिन ऐसे में जो मामलात है वो इस हद तक अब जा चुके हैं कि फ़ाइनल आर्बिटर के ऑर्डर्स जो हैं वो फ्लाउट बहुत ही ब्लेटेंटली कर दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो चीज़ें चले ना चले, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी नहीं बनाया जाना, वो किसकी ज़िम्मेदारी है। ये जो काजी पार्ट 2 हमें एक बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर ज़रा हम आपको बताते चले कि आपको याद होगा गुज़िश्ता साल इलेक्शन से कबल एक सियासी जमात को उसके निशान से महरूम कर देना, एन उस वक्त के जब इंतखाबात में मुल्क जो है वो जा रहा हो, और एक जो पार्टी सिंबल होता है, जिस तरह एतजाज़ एहसन साहब जो कि सीनियर माहिर आईन कानून है, कानूनदान हैं, वो कहते आए हैं कि हमारे मुल्क में भी ये अवाम की, आज जजेस के भी रिमार्क्स यही थे कि जो सिंबल होता है एक पार्टी का वो अवाम की आगाही के लिए होता है। वो सिंबल ले लेना एक सियासी जमात से इलेक्शन से कबल, आपने करोड़ों वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया आपने, और ये उन तमाम वोटर्स के लिए होता है जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनको सिंबल नज़र आता है, वो उस पर जो है वो मोहर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बजाय इसके कि वोटर्स को फैसिलिटेट किया जाता है, आपने देखा कि एक सियासी जमात को जिस तरह से निशाने पर रखा हुआ था, एंड हालात हैं, किसी को ये हकाइक बयान करके किसी का कोई फेवर या किसी के लिए कोई नुकसान नहीं क्रिएट किया जा रहा, ये हकाइक है जिससे मुल्क हमें गुजरता हुआ दिखाई दिया इलेक्शन से कबल। और एक सियासी जमात के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनके कैंडिडेट्स के, वो तक जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे, तजवीज़ कुरंदा, तायद कुरंदा को उठा लिया जाता था, एब्डक्शंस हो रही थी बहुत ब्लेटेंटली, लोगों के घरों में घुस घुस के छापे, अरेस्ट और बगैर वारंट्स के गिरफ्तारियां और हरासमेंट्स, और ये सब कुछ हमें इस मुल्क में होता हुआ दिखाई दिया। और फिर इलेक्शन से कबल इलेक्शन सिंबल्स जो इतने सारे, जो लतीफ़ कोसा साहब कहते हैं ना कि हमें आपने पूरा जहेज़ का सामान ही दे दिया, इतने सारे इलेक्शन सिंबल्स आपने कंफ्यूज कर दिया कि जी वोटर्स जो है वो इंतहाई कंफ्यूज हो जाए। कैंडिडेट्स के लिए तो अलग आपने एक चैलेंज क्रिएट कर दिया कि जी वो किस तरह से जाके, जिनको इजाज़त भी नहीं थी कि वो फ्रीली जलसा या कन्वेंशन कर सके, उनको आपने इस चैलेंज से गुजारा कि वो जाके लोगों में उनको बताना था कि हमारे कौन कौन से हमारे सिंबल है और आपने किस सिंबल पे जो है वो आपने वोट कास्ट करना है। सो इतना मुश्किल पूरा एक मरला था, लेकिन उसके बावजूद अब आप आए हैं इस नहज पे कि जहाँ पर आपने एक सियासी जमात को उसके मखसूस नशिस्त जो रिज़र्व सीट्स है वो उससे महरूम करना है। गुज़िश्ता साल 13 जुलाई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये सीट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इनको ग्रांट की जाए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि इस पे इम्प्लीमेंट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पे आज दोबारा, क्योंकि वो हिस्सा अदालत के उस ऑर्डर का भी है, ECP का जो किरदार था पूरे इलेक्शन के सिनेरियो में कि किस तरह से, और जो कि ECP एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सपोज टू प्ले इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल
role for facilitating the caretaker government in the exercise of elections, जो कि होने आइडियली तो उसी तरह से होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल एक पार्टी बन के वो नज़र आ रहा था कि एक सियासी जमात उसके निशाने पर है, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी वो इम्प्लीमेंट करता, वो उल्टा हमें फरीक नज़र आ रहा है इस मामले में। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के जो रिमार्क्स थे उसमें ये बात भी ज़रूर ज़ेर बहस आई कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपने चेयरमैन हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उस प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। सो ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये बात रेज़ की, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो, और ये लीगल पॉइंट था जो कि रेज़ किया गया था कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। सो उन्होंने साहिबजादा हामिद रज़ा साहब जो सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो आज मेरे प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा मेरे नॉमिनेशन पेपर्स उठा के देख लीजिए, उधर कौन सी जमात का नाम लिखा है, उधर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम लिखा है। मैंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही प्लेटफॉर्म से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा हुआ है। और अगर आपको ये यकीन नहीं आता तो सेकंड और जो थर्ड जो कॉपीज़ होती हैं नॉमिनेशन पेपर्स की, आप वो निकलवा के देख लीजिए। और 4 दफ़ा वो कहते हैं कि मेरे जो मुझे अलॉटेड जो निशान था वो तब्दील किया गया। कहते हैं मैं वाहिद शायद पाकिस्तान में सियासतदान होऊंगा कि जिसका आपने जो नॉमिनेशन, वो जो सिंबल है इलेक्शन सिंबल, आपने वो 4 दफ़ा तब्दील आपने किया, जस्ट टू कंफ्यूज वोटर्स एंड जस्ट टू क्रिएट हर्डल्स फॉर मी। सो कहते हैं हम लेकिन बड़े आदी हैं इस इन चैलेंजेस के और इन हर्डल्स के, लिहाजा यहाँ पे ये भी बताते चले कि जी आज भी जिक्र हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो इलेक्शंस में रहा, इलेक्शंस के में जो गलतियों का तसलसल देखा गया, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिन्होंने आइन के तहत अपनी जिम्मेदारी अदा करनी थी वो उन्होंने अपनी आइन के तहत जिम्मेदारी अदा नहीं की। सो ये एक दफ़ा फिर रिएटरेट जजेस ने किया है। राइटिंग ऑन द वॉल है। मुझे बड़ी हैरानगी होगी और मुझे बड़ी हैरत होगी कि अगर इस पूरे माहौल में ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI को मिल जाएं, ऐसा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। आप इस पे बहस, आप इसमें टेक्निकलिटीज़ में जाके आप बहुत चीज़ें रेस कर सकते हैं कि जी PTI ने कहाँ कहाँ उनके जो स्पेस है वो छोड़ी है, और कहाँ कहाँ वो ये भी बोला गया कि जी वो तो फरीक ही नहीं है इस केस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुतफरिक दरख्वास्त जो है उसमें मावनत के हवाले से PTI ने सिर्फ जमा कराई थी। बहुत कुछ आप उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ये सीट्स नहीं बनती, जिनकी ये रिज़र्व सीट्स नहीं जिन्हें देना बनती, ये रिज़र्व सीट्स उन्हें ही बहरहाल मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए नज़र आ रहा है कि उन्हीं को दी जाएंगी। अब आते हैं ज़रा इमरान खान साहब के। आज इमरान खान साहब का बयान जी, अली ज़फ़र साहब ने, जो सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने भी 6 घंटे तवील उनकी मुलाकात हुई, हेयरिंग थी आज। ट्वीट करके भी बताया कि आज इमरान खान से 6 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बहुत से अहम मामलात पर मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। एक मामला मुल्कगीर तहरीक थी जिसके लिए खान साहब ने पार्टी को तैयार और मुनज़्ज़म रहने को कहा। उन्होंने खबरदार किया कि दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, दोनों तरफ यानी पिच के दोनों तरफ खेलने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं, और पार्टी के हर फर्द को सच्चाई के साथ और इंसाफ के हुसूल के लिए मुत्तहद होना पड़ेगा। मैं कौम की खातिर जेल में तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो बाकी PTI क़यादत को भी किसी भी कुर्बानी से घबराना नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का आज पैगाम था। अब आप इमेजिन करें कि ये किसको वो कह रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कौन वो अनासिर हैं, कौन से वो क़यादत में से लोग हैं। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए कभी 7 बजे भी जेलें खोल दी जाती हैं, कभी हेलीकॉप्टर से जो है वो पेशावर जो है वो सफ़र वो करवा दिया जाता है उनकी मुलाकात के हवाले से, और बहुत आउट ऑफ द वे जाके भी फैसिलिटेट करने का सिलसिला जो है वो बहरहाल नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। जो ऐसे नासिर हैं कि जहाँ पर आपको ये बताना जो है मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन से वो अनासिर लगते हैं कि जो बहरहाल जिनके हवाले से खान साहब शायद कह रहे हैं कि वो पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, विकेट के दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं। सो उन अनासिर को बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि वो भी फैसला कर लें कि उन्होंने नज़रियात के साथ जो है नज़रिए के साथ चलना है या तो फिर नहीं। इमरान खान साहब ने पार्टी को बिल्कुल मना कर दिया है कि वो हुकूमत के साथ किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसी में हमने वीकेंड की डेवलपमेंट जो थी वो ये थी कि बैरिस्टर सैफ साहब की राना सनाउल्लाह साहब के साथ कांटेक्ट हुआ है, और गौर साहब भी ये बरमला जब कहें कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री लेवल पे यानी कि पार्लियामान की सतह पर वो भी बातचीत कर रहे हैं, तो कौन इमरान खान साहब को बाईपास कर रहा है ये आप सब के लिए बताना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ऐसे हालात में
جہاں پہ پارٹی کے اندر بہت چیلنجز ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہم تواتر سے کہتے آئے ہیں کہ اپنی لیڈرشپ کو شاید وہ اس حد تک ٹرسٹ نہیں کر رہے، وہ معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ آج حامد رضا صاحب بھی میرے پروگرام میں کہتے ہیں کہ عمران اندر بیٹھ کے جیل میں وہ بہت ویل انفارمڈ ہے، ہی ڈزنٹ ریلائی آن دا لیڈرشپ کہ ان کو کیا آ کے بات بتائی جا رہی ہے، وہ بہت انفارمڈ ہے اندر بیٹھ کے، اور ان کو بہت ہی حالات کا اندازہ ہے، ان کو وہ اپنے جو کارڈز ہیں اسی تناظر میں اسی حساب سے پلے کر رہے ہیں، اور لہٰذا گوہر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ عید سے پہلے باہر آ جائیں گے، سو یہ بھی میرے خیال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اعتماد رکھیں، آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم عمران خان کے ہی مشورے کے جو مطابق ہے وہ ہم آپ تک جو ہے بات کنوے کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ سو یہ جب بتانا پڑے گوہر صاحب کو، پلیڈ کرنا پڑے سپورٹرز کے، تو دس گوز آن ٹو ریفلیکٹ کہ لوگ اب شاید ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں لیڈرشپ پہ۔ اور فیصل چودھری صاحب نے بھی بڑا سخت ایک ٹویٹ کیا، لیکن انہوں نے کہا جی انکمپیٹنٹ ہے، نالائق ہیں، یہ جو لیڈرشپ ہے 2 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے کس نے اٹھایا ہے، وہی شخص جو کہ جس کو جیل میں 660 دن بہرحال ہو چکے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فرعونیت اور یزیدیت کا نظام جو مرضی کر لے ان کے سامنے نہیں جھکوں گا، ایڈمنٹ ہے، ڈٹا ہوا ہے ایک ہی اپنے سٹانس پہ، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بچ، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بینڈ، اور نظر آ رہا ہے کہ اب وہ جب اریٹیٹ ہو کے، ایجیٹیٹ ہو کے اپنی لیڈرشپ پہ آبویسلی وہ تحریک کا جب وہ کہیں کہ جی ملک گیر تحریک ہوگی، ملک گیر تحریک سے ہوگا کیا؟ آپ ایسے میں ایک طرف جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جی یکجہتی کی بات ہو رہی ہے، ایک ہم وکٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کشیدگی کے حوالے سے، اور ہم نے ایک ٹیکٹیکل وکٹری تو ضرور حاصل کی، ملیٹریلی ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں وہ تو ہم نے اپنا لوہا منوا لیا، پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم کتنے قابل ہیں اور کس حد تک ہم جواب دینا جانتے ہیں، اور دے بھی سکتے ہیں، اور دیں گے بھی ٹکا کے، اور دیا بھی تو۔ لیکن ایسے میں اگر احتجاج والا ایک سیناریو نظر آئے گا ملک گیر، جہاں پہ لوگ اگر تھوڑے بہت بھی سڑکوں پہ، اگرچہ ٹیمپریچرز بہت زیادہ اس وقت سیاسی درجہ حرارت تو عروج پہ ہے، لیکن جو گرمی کی شدت ہے وہ بھی بہت عروج پہ ہے، اس کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ موجودہ قیادت جو کہ تاحال ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی انڈیکیشنز ہو کہ یہ ایک بہت ایک مؤثر قسم کا احتجاج، یا پھر کل تو کر رہے ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، کیونکہ ان کا کیس 190 ملین پاؤنڈ کا جو سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ تاحال نہیں لگ پا رہی ہے، آلدو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کمٹمنٹ بھی گزشتہ ہفتے کا کیا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں لگ پا رہی ہے۔ عید سے قبل وہ کیسے لگے گی؟ 28 کو پھر اگین چھٹی آ رہی ہے، 28 مئی کو، اور یہ آپ کے پاس پھر بچا اگلے 3 روز، اور 3 اس ہفتے کے، اور پھر اگلے ہفتے کے 4 روز، تو ایک ہفتے کے اندر بہرحال نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پیش رفت اس میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، بٹ احتجاج ہوگا، لیکن یہ ایک مؤثر تحریک کے اس میں کیسے ٹرن کریں گے، ان کے لیے یہ بہت چیلنجز ہیں، کیونکہ پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، پارٹی میں بہت حد تک ڈویژنز اور کریکس نظر آ رہے ہیں، تضاد ہے اسٹیٹمنٹس میں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات ٹی وی ٹاک شوز میں بھی آ کے سینئر قیادت ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہی ہوتی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر تو لوگ پروٹیسٹ کریں گے، ایجیٹیٹ کریں گے، ایسے میں کہ جہاں پر ہمیں بھارت کو کاؤنٹر کرنا ہے، جو کہ اس وقت ایک ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت زیادہ جو ہے اپنی جان لگا رہا ہے، اپنی ہر طرح سے کوششوں میں مصروف ہے۔ ششی تھرور جو ہے وہ گلوبل ہیڈ لائن ان کے ریوالو کر رہی ہے اراؤنڈ، اور وہ جا کے بھارت کا جو فیک موقف ہی صحیح جو ہم کہتے ہیں وہ جا کے اس کو کیسے فروغ دے رہے ہیں، اور آلدو بی جے پی کی آبجیکشن ہے ششی تھرور پہ، ہی از این اپوزیشن کینڈیڈیٹ، بٹ وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ادھر کی گورنمنٹ کا جو نیریٹو ہے دنیا بھر میں۔ سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی اپوزیشن کو ساتھ مل کے لے کر آگے بڑھنا ہے، ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ مئی میں جو ریلیز ہوئی ہے یو این کی رپورٹ آن ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، پاکستان 4 پوائنٹس مزید نیچے گر گیا گزشتہ سال کی نسبت، 193 کنٹریز میں سے ہم 168 پہ پلیس ہوتے ہیں، گزشتہ سال ہم 164 پہ کے اراؤنڈ تھے، اور یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہمارے ہیلتھ، نالج اور جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو میجر کرتا ہے۔ یہ ہیلتھ کا شعبہ ہو یا یہ تعلیم کا نظام ہو، اور جو یہ معیار زندگی ہو لوگوں کی، وہ کس حد تک ہم نے دعووں میں تو ہم بہت کچھ سنتے ہیں، حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، اور رپورٹ میں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں وہ نمبرز میں، کہ ہم اپنے عوام کو ڈیلیور تو تب کریں گے جب ہم سٹیبلٹی بھی ملک میں لے کر آ سکیں گے۔ آخر میں حامد میر صاحب نے آج کالم جو لکھا ہے، اور ضرور اس کو پڑھیے گا، اور بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کی جو کتاب ہے اس کا حوالہ دیا ہے اس پورے کالم میں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے شناخت پریڈ 2، وچ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو گریب مائی ہینڈز آن، مجھے ضرور یہ کتاب پڑھنی ہے کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ مختلف شخصیات کے بارے میں چھوٹے چھوٹے خاکوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور اس کے حوالے سے اس کتاب میں انہوں نے ڈاکٹر یونس بٹ نے جو حوالے دیے ہیں، حامد میر صاحب نے آج اپنے کالم میں یہ مینشن کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وہ پنکھا ہے جو چلتا زیادہ ہے پر ہوا کم دیتا ہے، عمران خان وہ پنکھا ہے جو چلتا نہیں لیکن ہوا بہت دیتا ہے،
जैसे शहबाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म समझते हैं, वैसे ही चाहत फ़तेह अली ख़ान अपने आप को सिंगर समझते हैं। और इसके साथ साथ ही मरीम नवाज़ साहिबा की सियासी ट्रेनिंग के हवाले से बोला है कि उनकी सियासी ट्रेनिंग नवाज़ शरीफ साहब ने की है, और इसीलिए आपको मरीम नवाज़ की सियासत में 90 अवाम को 90 की दिहाई के नवाज़ शरीफ साहब दिखाई देंगे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासत में नफ़रत के कायल नहीं, शदीद नफ़रत के कायल हैं। और ये भी लिखा उन्होंने कि पाकिस्तान में हर कामयाब सियासतदान के पीछे अदलिया और महकमा ज़राअत होता है। इमरान खान वो सियासतदान है जिनके पीछे ये दोनों हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले वो खान के पीछे थे, अब खान उनके पीछे है। मरीम साहिबा के मुतालिक एक और बात देखी कि वो उनको आयरन लेडी कहा जाता है, क्योंकि वो जब वो जेल में थी तो वो अपने कपड़े जो है वो फ्राइंग पैन से आयरन करती थी। बिलावल साहब के हवाले से कहा है कि जी बिलावल साहब की उर्दू और पाकिस्तान की मईशत में जो मुश्तरका बात है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। सो इसी के साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।